हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का यूपी संगम भाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मूल विधि का एक शानदार सा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और यह वीडियो उतना ज्यादा अच्छा होगा जितनी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर मूल विधि की जब भी आप बात करेंगे तो आप जरूर यूपी संगम और उसके बाद शैलेंद्र सर को याद करेंगे कि हाँ सर, आपने जो पढ़ाया काबिल तारीफ है, जहां से प्रश्न लगातार भर भर के आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, सरल भाषा में, सिंपल भाषा में आपको मूल विधि पढ़ाऊंगा, एकदम क्लिष्ट भाषा नहीं होगी भाई। चलिए तो स्टार्ट कर लेंगे आज के सेशन को। और आज की जो आपके लिए 10 मिनट का जो शो है हमारा, वो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर। यानी आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में शानदार तरीके से जान रहे होंगे। इसमें कितनी धाराएं हैं, कब पारित हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए, संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ, सभी पर चर्चा करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ना, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात कर लें यहां पर, तो ये जो आपका एक्ट है, ये एक्ट को, इस एक्ट को क्या कहा जाता है भाई? तो इस एक्ट को आप लोग क्या बोल रहे होंगे? आप इस एक्ट को कहते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 इसे कहा जाता है, इसको जाना जाता है। इसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? तो 20 मई 1961 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी प्रदान हुई थी। ये राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है बच्चों? तो 20 मई 1961 को मिली है। 1 जुलाई 1961 से ये लागू है। लेकिन जब 1961 में 1 जुलाई को लागू किया गया था तो संपूर्ण भारत में लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर के अंदर ये लागू नहीं होता था, इसीलिए जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू था। 31 अक्टूबर को जब वहां से आर्टिकल 370 समाप्त हुआ तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद संपूर्ण भारत में लागू हो गया है। अब ये जो एक्ट है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू है। तो अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब जो आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है, ये संपूर्ण भारत में लागू है भाई, संपूर्ण भारत में लागू है। इसके अंदर आप देखेंगे कि सर इसमें कितनी धाराएं हैं? तो 10 धाराएं आपके लिए देखने को मिल जाएंगी। किसी भी एक्ट की बात हो, चाहे वो ये एक्ट हो या कोई दूसरा एक्ट हो, किसी भी एक्ट की बात कर लें, उसकी धारा 1 हमेशा क्या कहती है? किसी भी एक्ट की धारा 1 कहती है कि संक्षिप्त परिचय, मतलब उस एक्ट का नाम क्या है, विस्तार क्या है और वो कहां पर लागू होता है। तो संक्षिप्त परिचय में आपको बता चुका हूं, यही सब चीजें धारा 1 में कही जाती हैं। लेकिन बात करें धारा 2, तो धारा 2 में परिभाषा दी गई है किसकी? दहेज की। आखिर दहेज होता क्या है, दहेज क्या होता है, ये परिभाषा दी गई है। यानी जब एक विवाह बंधन में एक लड़का और लड़की बंधे होते हैं, तो लड़का के पक्ष के द्वारा, जिसमें चाहे स्वयं लड़का हो, लड़का के रिश्तेदार हो, या जिसे हम बिचपति या बिचौलिया बोलते हैं वो हो, और लड़का पक्ष से लड़की पक्ष से क्या मांगे भाई? लड़का पक्ष की तरफ से लड़की वाले से अगर किसी प्रकार का कोई भी मतलब वस्तु मांगता है, पैसे मांगता है, तो यह दहेज की श्रेणी में आता है। तो जब भी आपसे पूछे कि सर परिभाषा कहां पर दी गई है, तो परिभाषा यहीं पर है। अब दहेज होता क्या जान लीजिए भाई। दहेज से एक ऐसी वस्तु या संपत्ति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पश्चात ली गई हो। लेता कौन है? तो भाई ऐसा तो है नहीं, हमारे यहाँ परंपरा ये तो है नहीं कि लड़की लड़के से दहेज मांगे, लड़का ही मांगता है लड़की से दहेज। तो यहां पर याद रखिएगा भाई, अब डिमांड जो है एक पक्ष से दूसरा पक्ष करता है, या तो लड़का स्वयं कर सकता है, लड़के के माता पिता या कोई रिश्तेदार कर सकते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? इसको दहेज कहा जाएगा। याद रखना भैया, मेहर को दहेज माना नहीं गया है। मेहर क्या होता है? मुस्लिम विवाह अधिनियम आपने पढ़ा होगा। मुस्लिम विवाह के दौरान जब लड़की का पिता लड़की की शादी कर रहा होता है तो उसकी एक रकम रखी जाती है। भाई आज हम जो है लड़की की एक रकम रखते हैं, और वो जो रकम होती है, जो मेहर होता है, उसका पति को चुकाना होता है, चाहे वो शादी की पहली रात को या पत्नी जब मांगे तब वो मेहर चुकाना पड़ेगा। ये आपका होता है। धारा 3 कहती है कि इस एक्ट के प्रारंभ के बाद दहेज लेना और दहेज देना ये दोनों गैर जमानती अपराध हैं। ये क्या होगा भैया? ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो धारा जो 3 है वो स्पष्ट तौर पर कहती है कि भारत में जो दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध हैं, जिसके लिए कम से कम 5 साल का कारावास, 15,000 रुपए जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। या तो 5 साल का कारावास या 15,000 रुपए जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। ये दहेज लेने और दहेज देने दोनों को अपराध की श्रेणी में रखता है। ऐसा नहीं है कि लड़के वाला जो दहेज मांगता है वही अपराधी है, अगर लड़की वाला दहेज देता भी है तब भी वो अपराध की श्रेणी में माना जाता है। अगर हम बात करें धारा 4 की, उसमें कहा गया है कि दहेज मांगना कानूनन अपराध है। अगर एक लड़का, जैसे आप ही लोग कल को दरोगा बन जाओगे, तो आपकी डिमांड आना स्टार्ट हो जाएंगी, आपके माता पिता की डिमांड आना स्टार्ट हो जाएंगी, आपके नातेदारों की डिमांड आना स्टार्ट हो जाएंगी। यही डिमांड क्या है? यही डिमांड जो है कानूनन अपराध मानी गई है, जिसके लिए
जिसके लिए कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक 2 साल का कारावास होगा, या फिर 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। यहां पर देखने को मिलेगा आपको कि दहेज मांगना कानून अपराध है। दहेज किसी व्यक्ति ने भी आपको दिया नहीं है, लेकिन दहेज देने से पहले क्या करना पड़ता है? मांगना पड़ता है। अगर आपने दहेज मांगा है तो आप अपराध की श्रेणी में आते हैं। उसके लिए आपको कम से कम 6 महीने की सजा और अधिक से अधिक 2 साल की सजा हो सकती है, और जुर्माना इसमें 10,000 रुपए का होता है। धारा 5 कहती है कि दहेज लेना या दहेज देना आदि का करार इस अधिनियम में शून्य माना गया है। यानी दहेज नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ये जो एक्ट है वो दहेज को समाप्त करता है भैया। ये एक्ट कहता है दहेज लेना या दहेज देना, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये कानून की नजर में एक शून्य है। तो भारत में दहेज लेना भी अपराध और दहेज देना भी अपराध। तो धारा 5 याद रखिएगा भाई। धारा 6 कहती है कि दहेज का पत्नी या उसके वारिसों का होना। अगर मान लीजिए पिता ने किसी कारण से दहेज दिया है और यह कहकर के दहेज दिया है कि भाई ये इस दहेज का, इस पैसे का प्रयोग मेरी बेटी अपने लिए या आने वाले अपने बच्चों के लिए कर सकती है, तो वो दहेज की श्रेणी में नहीं आता है। जब पिता लड़की का स्वयं ये करार करे कि मैं जो भी वस्तु दे रहा हूं, जब कोई भी क्षेत्र दे रहा हूं, मतलब जैसे होता है ना कभी कभी शादियों में गाड़ी देना, प्लॉट देना, ये सब चलता है। तो जब लड़के के पिता के द्वारा या नातेदारों के द्वारा नहीं मांगा जाए, लेकिन फिर भी लड़की का पिता देता है और वो ये कह करके देता है कि भाई ऐसा है कि ये इसका प्रयोग मेरी बेटी चाहे तो शिक्षा प्राप्त करने में, कोई भी मकान बनाने में या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने में कर सकती है, और इसको शादी के 3 महीने के बाद, चाहे वो लड़का पक्ष को दिया जाए चाहे लड़के के माता पिता को दिया जाए, वो 3 महीने के अंदर वो उस लड़की को उसे वापस कर देंगे, है ना। तो यहां पर कहा गया है यदि दहेज विवाह से पूर्व या पश्चात दिया गया है तो वह 3 माह के पश्चात पत्नी को अंतरण किया जाएगा। अगर वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो कम से कम 6 महीने की सजा और अधिक से अधिक 2 साल की सजा है। 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे धारा 7, दहेज से संबंधित अपराधों का संज्ञान, है ना। तो आपसे पूछ लेगा कि भाई अगर मान लो दहेज का मामला है तो इसको कौन सुनेगा? दहेज के मामले कहां पर जाते हैं? तो दहेज का जो भी मामला होगा वो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई करता है। कहां पर? तो जिले के अंदर जो परिवार न्यायालय होते हैं, जिले के अंदर जो परिवार न्यायालय होते हैं, उन न्यायालयों में जो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है ऐसे मामलों की सुनवाई करता है। धारा 8 कहती है कि इस अधिनियम के प्रत्येक अपराध गैर जमानती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति दहेज लेते हुए या दहेज मांगते हुए पकड़ा गया तो उसकी जमानत भी नहीं होगी, डायरेक्ट वारंट निकलेगा और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा भाई। धारा 9 कहती है कि दहेज के लिए कानून केंद्र सरकार बना सकती है, और धारा 10 कहती है कि दहेज के लिए कानून राज्य सरकार भी बना सकती है। तो 9 और 10 अलग अलग धाराएं हैं, दोनों कहती हैं कि दहेज को लेकर कानून बनाने की शक्ति दोनों के पास है। केंद्र सरकार के पास भी है और राज्य सरकार के पास है। 9 में केंद्र सरकार कानून बनाएगी और 10 में राज्य सरकार कानून बनाएगी। मुझे लगता है कि ये आपके समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा पूछता ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सर जी ये तो आपका एकदम 10 मिनट का वीडियो हुआ। अगर आपको ये बहुत शानदार से पढ़ना है, पूरी एक बेहतरीन क्लास पढ़नी है, शानदार से नोट्स लेने हैं, शानदार से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उसके लिए बच्चों हमारा ये बैच है दरोगा बैच। इस दरोगा बैच के बारे में आपको बता दूं, यहां पर संपूर्ण सिलेबस बेहतरीन कंटेंट के साथ आपका कंप्लीट किया जाएगा। बाइलिंगुअल रहने वाला है, ठीक है भैया। इसमें आपको बाइलिंगुअल कंटेंट देने के बाद हम वर्कशीट देंगे। प्रत्येक वर्कशीट में हर एक टॉपिक से बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस की संख्या 30, 35, 40 हो सकती है ना। तो वहां पर आपको प्रैक्टिस करने का पूरा मौका मिलेगा। क्लास नोट्स दिए जाएंगे, और जैसा कि न्यू पैटर्न है, इस बार जिस पैटर्न पे आपका पेपर होगा उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपका ये जो बैच लाया गया, इस बैच की फीस अभी 480 रुपए है। इसको ज्वाइन कर लेना भाई। कहां से ज्वाइन कर सकते हो? तो अगर आपके मोबाइल में MD क्लासेस ऑफिशियल का एप्लीकेशन है तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जाएंगे और आप लोग यूपी संगम कैटेगरी जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये बैच दिख जाएगा। इसकी फीस 480 रुपए है, पे कर दीजिएगा, और जैसे ही पे करेंगे तो आपके एप्लीकेशन में ये बैच होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, शानदार तरीके से बैच परचेस कर लीजिए। फिर भाई हम और आप लोग मिलते हैं और शानदार से पढ़ाई करते हैं। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरी क्लास कैसी लगती है। थैंक यू सो मच।